हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे फेयल्स प्रिंसिपल्स। फेयल्स के द्वारा जो बनाए गए प्रिंसिपल हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेयल्स की हिस्ट्री। हेनरी फेयल्स was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineering in a coal company. At that time, the company was in the situation of insolvency. He accepted the challenge and applied his managerial technique to bring out the company from this situation, and he succeeds. हेनरी फ्योल जो 1841 में जिनका जन्म हुआ था और उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद एज ए इंजीनियर कोल कंपनी में काम करने लगे। लेकिन उनके सामने उस समय ऐसी कुछ सिचुएशन आई जिससे कंपनी बंद होने वाली थी, इंसॉल्वेंसी लेवल पर थी। उन्होंने उस समय उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने जो नियम उन्होंने अपनी लाइफ में बनाए थे सक्सेस होने के लिए, वही उन टेक्निक्स वहां पर उन्होंने यूज करी, जिससे उस कंपनी को वो फिर से सक्सेशन लेवल पर लेकर आए और आगे बढ़े, सक्सेस हुए। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो टेक्निक्स वहां पर उन्होंने यूज करी थी उन्हें ही उन्होंने मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो 14 कैटेगरी में इन्होंने यहाँ डिवाइड किए हैं, जिसमें बताया है डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to the common interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability and tenure of employees, initiative and spirit the corp। ये प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन गाइडलाइन के अनुसार या फिर इन प्रिंसिपल्स को यूज करके स्मूथली रन करें, ताकि उनका काम करने का जो तरीका है वो आसान आ जाए, या मैनेजमेंट कैसे अपने काम को मैनेज करे वो इन प्रिंसिपल के आधार पर कर सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया फेयल्स ने कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करें। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, या बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, जिनको अलग अलग तरीके की स्पेशलिटी होती है, अलग अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही व्यक्ति को सारे काम करने के लिए दे दिए जाए कि अगर मान लो बोल दिया जाए कि रिसेप्शन का वर्क भी वही करेगा, अकाउंटेंट्स का अकाउंटेंसी वर्क भी वही करेगा, या फिर अगर मैनेजर का वर्क है तो वो भी वो व्यक्ति ही करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने पहले यही नियम बताया है कि हर व्यक्ति को या हर ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन कर सके उनके वर्क का, ताकि और जितने भी वर्क का डिवीजन कर रहे हैं वो उन्हीं को दिया जाए जो उस वर्क को करने में माहिर है या स्पेशलिटी है, या उस फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है। अगर किसी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या उनको कोई नॉलेज नहीं है मैनेजरशिप का और उन्हें मैनेजर बना दिया जाए तो वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे और उतना वर्कआउट भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो उस वर्क में स्पेशलिस्ट है, ट्रेंड है, या उन्होंने उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले रखा है तो ही उस वर्क को उसे दिया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होते हैं उनको पहले स्मॉल टास्क में, मतलब छोटी छोटी जॉब में डिवाइड कर दिया जाए और वो जॉब उन्हीं को दी जाए जो उसमें माहिर है, स्पेशलिस्ट है, जिस वर्क को करने में वो एफिशिएंसी रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और जो अननेसेसरी वेस्टेज होता है वो भी कम हो। तो यहाँ से पॉजिटिव इफेक्ट क्या बताएं कि इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। सेकंड उन्होंने बताया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बराबर होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए दिए, अब उन्होंने कहा कि ये तो अथॉरिटी दे दी कि 10 लाख खर्च करना है, तो वो कहीं भी जाकर वो खर्च कर सकता है। लेकिन यदि उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि उन्हें ये पैसे का सारा खर्चा, एक्सपेंसेस, उनके बिल आपको मैनेजमेंट को भी बताने होंगे कि उन्होंने वो पैसे कहाँ खर्च किए, अननेसेसरी वेस्ट तो नहीं किया है। यह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अथॉरिटी के साथ दे दी जाती है, तो फिर जिसको अथॉरिटी दी है, जो मैनेजर को अथॉरिटी दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे, और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं देंगे तो इनइफेक्टिव वर्क होगा। मतलब कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी होना जरूरी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यदि मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे कभी भी क्लास में नहीं बैठेंगे, वो पूरा दिन या तो लॉबी में या फिर ग्राउंड में घूमते रहेंगे। लेकिन वहाँ के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जिस समय टीचर क्लास में पढ़ा रही है उस समय आपको वहाँ पे क्लास में बैठकर पढ़ना है। और जो टीचर कह रही है कि जिस हिसाब से कि जैसे क्लास वर्क करना है, होमवर्क किस तरीके का करना है, या कौन सा वर्क आपको वहाँ पर करना है, तो वो काम उस आपको वहाँ पे प्रॉपर करना ही होगा। वो आपका क्या कहलाया जाता है? डिसिप्लिन। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं होती है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में लिखा जाता है, ये एक प्रिंसिपल बनाया गया है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में बताया, इट implies that every worker should receive order and instruction from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflict, disturbance and overlapping of activities. इसमें इस प्रिंसिपल में बताया है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनको एक ही सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर भी लेना है और इंस्ट्रक्शंस भी लेना है। यदि बहुत सारे मैनेजर्स हैं और अगर वह भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं तो जितने भी वर्कर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे, उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एक्टिविटीज ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर फेयर्स ने बताया है, प्रिंसिपल एक नियम बनाया है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको सिर्फ एक ही सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देना है। जैसे कि ये आपके यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर बताई गई है जिसमें एक सुपीरियर है जो बाकी वर्कर्स को क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें बताया है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर आप लोगों ने ओ माय गॉड मूवी देखी है तो ओ माय गॉड में बताया गया था कि परेश रावल जो उसमें गॉड के खिलाफ एक PIL दाखिल करता है कोर्ट में, और वो PIL रहती है सिर्फ उसके हित के लिए कि वो कहता है कि मेरा मकान गिर गया है, मेरी दुकान गिर गई है जिससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है और उसके कारण मैं कोर्ट में अपील करना चाहता हूँ। लेकिन वो उस समय क्या था, सिर्फ उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था। तो कोर्ट ने जब उसको उस अपील को जो उसने अपील की थी, कोर्ट ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो उसको देखते हुए बहुत सारे जन जो गॉड ऑफ एक्ट के कारण परेशान हुए थे उन्होंने आके भी वही उसी कोर्ट में अपील करी और उसको फिर उन्होंने क्या करा कि एक जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि एक बहुत सारे एक पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उसको उस अपील को जोड़ दिया। मतलब ये है कि यदि कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जैसे अगर सिर्फ एक ही आदमी का प्रमोशन करना
या एक ही आदमी की सैलरी बढ़ाना, तो वो उसका एक हित हो गया कि मैं सिर्फ इसीलिए काम करूंगा कि मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी है या मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए। लेकिन एक मान लीजिए उसमें अगर जनरल इंटरेस्ट भी जुड़ जाए, जनरल इंटरेस्ट दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का, अगर उसमें वह जनरल इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हित में हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने फेयोल्स ने यही बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को न लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ले, मतलब द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सिर्फ एक व्यक्ति के हित को ना प्रायोरिटी पर न रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के हित को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट, unity of direction. Unity of direction, that means each group of activities having the same objective must have one head and one plan. This ensure unity of action and coordination. फुटबॉल मैच या आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, सभी एक गोल करने के लिए एक ही तरफ जाते हैं और दूसरी पार्टी क्या करती है, उस बॉल को रोकने के लिए उनके आगे आती है। मतलब दोनों पार्टी के ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो उस मैच को जीते। तो यहाँ पर भी यही है यूनिटी मैनेजमेंट में भी कि यदि एक प्रॉपर हमें मालूम हो कि प्लान और ऑब्जेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है और सुपीरियर जब उसे बताता है कि उनका प्लान ये है और उनका ऑब्जेक्टिव ये है और सारे जितने भी वर्कर्स है सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएं ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सकें, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर उस काम को प्रॉपर तरीके से कर सकें। उसका उसमें एक नियम ये भी आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। रेम्यूनरेशन दैट मीन्स सैलरी या और वेजेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को देती है। यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वह वेज एक्ट या जितनी भी सैलरी है जिनकी गाइडलाइंस बनाई गई है उसी गाइडलाइंस या उन्हीं वेज एक्ट के अनुसार सैलरी या वेज एम्प्लॉयज को देती है। लेकिन अगर कंपनी ज़्यादा कभी एक कोई पर्टिकुलर ईयर में ज़्यादा यदि प्रॉफिट हो जाता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होने पर अगर वही कंपनी अपने इस प्रॉफिट को जो ज़्यादा हुआ है उसको शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड या जितने भी वर्कर्स हैं उनको एज ए बोनस यदि वो बांटती है तो जितने भी वर्कर्स हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, वो मोटिवेट होंगे और उस कंपनी के लिए और ज़्यादा अपना वर्क देंगे, अपना परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि एक ही अथॉरिटी है और वही सिर्फ डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन ले सकती है, बाकी नहीं हो सकती। ये वहीं पर हो सकता है जब कंपनी छोटी लेवल पे हो, जैसे एक अगर शू कंपनी है और शू कंपनी की कोई अदर ब्रांच नहीं है तो वहां पर एक ही ओनर रहेगा, एक ही मैनेजर रहेगा जो डिसीजन लेने की पावर रखता है। लेकिन अगर मान ली जाए जैसे लिबर्टी है, बाटा है या ऐसे बहुत सारे, जैसे बैंक एसबीआई बैंक को ही ले लें, एसबीआई बैंक की जो बहुत सारी ब्रांच है तो वहां पर एक ही जनरल मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया गया है जिनका हेड ऑफिस में जनरल मैनेजर रहता है, लेकिन सिर्फ उसी को ये पावर नहीं है कि वो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी डिसीजन ले सके। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी ब्रांच है उनको में मैनेजर को उन्होंने अपॉइंट किया है और जो पावर जनरल मैनेजर की होती है वही पावर उन्होंने उन मैनेजर्स को भी दे रखी है ताकि वो अपनी ब्रांच में आई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी समय सॉल्व कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decision making authority in few hand at top level। सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में डिसीजन लेने की पावर होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बोथ शुड बी बैलेंस्ड एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी completely centralization और completely decentralized। मतलब कि जो टॉप लेवल की पावर है उनको उन्होंने क्या रखा है, हर लेवल पर बांट रखा है, वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होती